नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑब्जेक्टिव जेपीएससी। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मांझी शासन व्यवस्था के बारे में। ये शासन व्यवस्था कैसे बनी, कैसे इसका विकास हुआ, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आई होप यू विल गेट समथिंग आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संथाल भारत की बहुसंख्यक जनजातियों में से एक है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब्स में आपको भारत में मिलेंगी और झारखंड में इनकी संख्या सबसे अधिक है। ये एक व्यवस्थित कृषि जनजाति है। झारखंड में संथालों की संख्या सबसे अधिक है। संथाल परगना झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान है। ये जो एरिया है 4-5 डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना रीजन में आते हैं। झारखंड में 5 डिवीजन है, उसमें से एक डिवीजन आता है संथाल परगना डिवीजन। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में संथाल बसते हैं और मोस्टली आपको इसी एरिया में दिखेंगे। वैसे तो झारखंड के सारे जगह में आपको संथाल दिखेंगे, रामगढ़, खूंटी, इस एरिया में भी दिखेंगे आपको, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इस एरिया में भी दिखेंगे आपको। लेकिन मुख्यतः इस एरिया में माना जाता है उनका जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि वे यहाँ आने से पहले लंबे समय तक बंगाल में रहे थे। बंगाल में उन्हें साउतार कहा जाता है। तो ये एक थ्योरी है। पहले ये एक कहा जाता है कि पहले वे बंगाल में रहा करते थे। बंगाल पहले तो सारा बंगाल ही रीजन था, बाद में झारखंड और बिहार बने थे। तो यहाँ पे मान लीजिए वे रहते थे, तो यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ से धीरे धीरे वे मूव करना स्टार्ट कर दिए। कहाँ पे? संथाल परगना रीजन पे। और यहाँ आपको एक देखने वाली बात है, पहाड़िया समुदाय संथाल परगना के मूल निवासी थे। पहले से जो एक समुदाय रह रही थी, एक जनजाति, सोरिया पहाड़िया जनजाति आदिम जनजातियों में से एक है। सोरिया पहाड़िया जनजाति इस संथाल परगना रीजन पे पहले से थी। जब यहाँ से जाने लगे संथाल और बसने लगे तो एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरे देश में अगर कोई मान लीजिए दूसरा आदमी आने लगा, यूएस के लोग आकर बसने लगे या पाकिस्तान से बसने लगे, तो स्वाभाविक है एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। तो उसी तरह यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा, विद्रोह शुरू होने लगा। तो और उसी समय अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। जब अंग्रेज ने 1765 ईस्वी में प्रवेश किया तो पहाड़ियों ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इस रीजन पे पहाड़ियों ने बोला कि हम आपके अंडर नहीं रहेंगे। काफ़ी स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध को झेल पाना भी अंग्रेज सरकार के लिए आसान नहीं था। ये काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन इधर रहती थी, जंगल का एरिया था और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर आपको पता ही है जंगलों में कैसा रहता होगा। तो उन्होंने एक कूटनीतिक चाल चली और उन्होंने 1832-33 में कहा कि ठीक है, एक दामिने को जो 1338 वर्ग मीटर का सीमांकन उन्होंने कर दिया और उन्होंने कहा ठीक है, इस एरिया में आप रहिए, ये जो एरिया है यहाँ पे आप रहिए, संथाल परगना रीजन में रहिए आप, हम आपको कोई दिक्कत नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन जो संथाल कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे रहेगी। तो अग्री हो गए, दोनों अग्री हो गए और यहाँ पे एक रीजन में संथाल परगना रीजन में ही संथाल यहाँ पे उनको बसा दिया गया। तो देखिए, सोरिया पहाड़िया जो जनजाति थी उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था और इसी स्ट्रक्चर को बाद में अडॉप्ट किया मांझी शासन व्यवस्था के तौर पर, जिन्हें हम जानते हैं संथालों ने जिसे अडॉप्ट किया। तो ये स्ट्रक्चर कैसा था, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मांझी जो होता था वो गांव का हेड होता था और इसको हेल्प करने के लिए गिरी, कोतवार, भंडारी या गुड़ैत ये लोग होते थे जो एक मांझी को हेल्प करते थे और मांझी जो है गांव का हेड होता था। मांझी को गांव का मुखिया कहते थे या गांव का प्रधान भी आप कह सकते हैं। तो मांझी गांव का मुखिया होता था और वो पुजारी भी होता था। कोई अगर पूजा वगैरह की कोई काम अगर हो गया, कोई अनुष्ठान करना है तो वो मांझी ही करता था।
मांझी गांव का हेड होता था और उसके ऊपर होता था नायक। नायक जो था वो 20 गांव का हेड होता था। 20 गांव का हेड होता था नायक, और उसके ऊपर भी होता था सरदार। सरदार 70 से 80 गांव का हेड होता था। तो ये एक माइंड मैप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप इसे देख सकते हैं और अपने माइंड में भी रख सकते हैं। अब देखिए संथालों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अपनाया, वो कैसे अपनाया, वो कैसे इनके पास आ गया, तो उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, संथालों ने सोरिया पहाड़िया के समान एक राजनीतिक संगठन अपनाया। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। गांव का एक धार्मिक प्रमुख भी होता है जिसे नायक कहा जाता है। मांझी गांव का प्रमुख है और उसके पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार है। तो हर एक गांव का एक पंचायत होता है दोस्तों। उस पंचायत में एक मांझी होता है। मांझी जो है वो गांव का हेड होता है। उसके पास जुडिशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों होती है। और एक गांव का धार्मिक प्रमुख भी होता है जो नायक होता है। वो शादी ब्याह की अनुमति देता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है इनको लेकर के, मान लीजिए किसी पक्ष ने कोई भी आपराधिक रूप से अगर कोई अपराध कर दिया है और वो अपराध के दायरे में आता है, तो उसका जो डिसीजन होता है वो नायक करता है। और मांझी का एक सहायक और होता है जिसे जोग मांझी कहा जाता है। जोग मांझी हेड होता है कोई धार्मिक वगैरह काम करने के लिए, शादी ब्याह अगर करवाना हो। इसे काजी के रूप में आप जान सकते हैं या पंडित के रूप में आप जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये एक माइंड मैप है जो मैंने आपके सामने रखा है। इस स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि व्यवस्था कैसी थी, मांझी शासन व्यवस्था क्या है, उसके कौन कौन से लेवल हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो देखिए, जो लो लेवल होता था, जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता था, हर एक गांव में एक पंचायत होती थी और उस पंचायत का जो हेड होता था वो होता था मांझी। अब मांझी के अंडर में 3-4 लोग होते थे जो इसको हेल्प करते थे। उनमें से एक था जोग मांझी। जोग मांझी जैसे गांव में कोई शादी ब्याह का काम है, शादी ब्याह में कोई अगर व्यवधान उत्पन्न हो गया, किसी को तलाक लेना है, किसी को या कोई भी और संबंधी है, कोई पूजा पाठ करवाना है, तो वो जो सारा काम था एक धार्मिक प्रमुख के रूप में जोग मांझी के द्वारा किया जाता था। और नायके जो था, अगर कोई डिसीजन देना हो शादी ब्याह के संबंध में, तो जोग मांझी रेफर करता था नायके को और नायके डिसीजन देता था उसको विद द हेल्प ऑफ मांझी। तो नायके के पास ये शक्ति थी कि वो फैसला दे सकता था किसी धार्मिक मामलों में भी। गोड़ेत जो होता है वो एक मैसेंजर होता है, मीडिया आप कह सकते हैं। अगर कोई डिसीजन आया, उस डिसीजन को पूरे गांव में फैलाना है, तो वो गोड़ेत के माध्यम से होता है, या कोई बैठक बुलानी हो वो गोड़ेत के माध्यम से कहा जाता है। ये एक संदेशवाहक थे, संदेशवाहक आप कह सकते हैं आज की भाषा में। और जो मांझी जो थी, मांझी शासन व्यवस्था में जो मांझी जो था, मांझी को हेल्प करने के लिए और एक प्रजा होती थी जिसे भगदो प्रजा कहते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ में डिसीजन सुनाना है, तो अगर राय लेनी है, तो ये जो लोग थे भगदो प्रजा में 4 से 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक होते थे और वो इसे सजेस्ट करते थे कि तुम ऐसा करो। और मांझी इनके सजेशन को सुन करके उसे जो ठीक लगता था वो कार्य करता था। और इसके ऊपर जब मान लीजिए कि कोई अगर मांझी से हैंडल नहीं हो रहा है, कोई बड़ा ये प्रॉब्लम आ गया कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मांझी नहीं फाइंड कर सकता है, तो उसके बाद देश मांझी के पास वो केस जाता था। अगर कोई दो गांवों का केस आ गया, मान लीजिए ए और बी 2 गांव है, बी ने ए पर कोई आरोप लगा दिया, तो ऐसे सिचुएशन पे देश मांझी के पास केस जाता था और देश मांझी इसका रिजोल्यूशन करता था। और उसके भी ऊपर जो परगने थे 15 और 20 गांवों को मिला करके बनाया जाता था। और ये जो देश मांझी था वो 5 से 8 गांवों को मिला करके बनाया जाता था।
5 से 8 गांव के बीच अगर कोई झगड़ा हो गया तो ही ये डिसीजन दे सकता था। और उसके भी ऊपर जो है परगनैत होता था। परगनैत 15 से 20 गांव का एक समूह होता था। उन गांवों के अंदर में 2 गांवों के बीच अगर कन्फ्लिक्ट हो गई तो उसका जो डिसीजन होता था वो परगनैत होता था। और उसके पास एक सुप्रीम पावर भी होती थी जिसे बिटलाहा कहते हैं। बिटलाहा मांझी शासन व्यवस्था में सबसे क्या उसे कह सकते हैं, सबसे डेंजरस जो सजा होती है वो इसे माना गया है। और ये मीन्स इसमें आपको सोशली बाइकआउट ही कर देते हैं, समाज से बाहर ही निकाल देते हैं। जाओ अब तो हमारे समाज के नहीं रहे, अब तुम बाहर हो गए हो। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर बिटलाहा कर दिया गया है तो उसे अपने समाज में नहीं लाया जा सकता है। उसके लिए भी प्रोसेस है। उसके लिए प्रोसेस ये है कि समाज के कुछ लोग हैं, अन्य लोग, वो लोग डिसाइड करते हैं कि तुमको पूरे जाति को भोज देना होगा। और उसे ये भात भीतर कहते हैं, भोज देना होगा। और पूरे जो समाज के लोग हैं उन्हें खिलाना पिलाना होगा। और कुछ जुर्माने के रूप में भी लिया जाता था। तो ये काफ़ी कठिन सजा थी। एक पूरे समुदाय के लिए भोज व्यवस्था करना उस काल में, उस जमाने के हिसाब से काफ़ी कठिन ये सजा थी। और इसे संभाल पाना सबके बस की बात नहीं होती थी। तो वो इन चीज़ों से बचते थे। और ये जो बिटलाहा है, बिटलाहा काफ़ी सारे फैक्टर्स में दिया जाता था। सोशली बाइकआउट कर दिया जाता था। यदि कोई यौन अपराध कर लिए, यौन अपराध क्या थे, यदि कोई समगोत्रीय गोत्र सिस्टम होता है मांझियों संथालों में, गोत्र सिस्टम में क्या है कि कोई भी समगोत्रीय विवाह नहीं हो सकता है। समगोत्रीय जैसे कुछ गोत्र होते हैं, जैसे किस्कू हो गया, किस्कू एक गोत्र है। हेम्ब्रम हो गया, हेम्ब्रम एक गोत्र है। और मुर्मू हो गया, सोरेन हो गया। तो क्या है कि किस्कू किस्कू से विवाह नहीं कर सकता है, हेम्ब्रम हेम्ब्रम से विवाह नहीं कर सकता है, मुर्मू मुर्मू से विवाह नहीं कर सकता है, सोरेन सोरेन से विवाह नहीं कर सकता है। सोरेन मुर्मू से विवाह कर सकता है, सोरेन हेम्ब्रम से विवाह कर सकता है, सोरेन किस्कू से विवाह कर सकता है। तो ये एक सिस्टम था, ये एक सिस्टम है। और मान लीजिए कि कोई यौन अपराध किसी ने कर लिया, कोई किस्कू पुरुष ने किस्कू स्त्री से ही संबंध स्थापित कर लिए और वो पकड़े जाते हैं। अगर मान लीजिए गर्भवती हो गई स्त्री तो उस केस में क्या है कि समाज के लोग बैठते थे और अगर लड़की ने लड़के का नाम बता दिया कि ये किस्कू जाति का है तो उस पुरुष और स्त्री को सोशली बाइकआउट कर दिया जाता था। अब तुम हमारे समाज के नहीं रहे। और मान लीजिए कि अगर स्त्री ने नाम ही नहीं बताया कि कौन पुरुष था तो फिर क्या किया जाता था, तो फिर वो जो बच्चा पैदा होगा उसका जो कुल होगा, उसका जो गोत्र होगा वो जोग मांझी के गोत्र का होगा और जोग मांझी के कुल से ही उसका नामकरण होगा। तो देखिए दोस्तों, संथालों की जो सबसे कठोर सजा थी वो बिटलाहा थी और यौन अपराध को सबसे कठोर सजा के रूप में माना जाता था, सबसे कठोर अपराध के रूप में माना जाता था और उन्हें सोशली पूरा बाइकआउट ही कर दिया जाता था बिटलाहा करके। ये काफ़ी डेंजरस सजा थी, काफ़ी कठोर थी। अब सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई है जिसके कारण परंपरागत पंचायतों की शक्ति कम हो गई है। फिर भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। परगनायत सभी गांवों की सामाजिक वैवाहिक और अन्य समस्याओं को सुलझाता है। आपको तो पता होगा कि आजकल पंचायत सिस्टम है, अब सरकारी तंत्र आ गया है तो ये पंचायतें लगभग गौण हो गई है। लेकिन सामाजिक स्तर पे अभी भी ये कार्यरत है और अपने समाज का जो विधि व्यवस्था है उसको संचालित करती है। कौन सा चीज़ होना चाहिए समाज में, कौन सा चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज़ों का डिसीजन अभी भी इस व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। और ये आपको देखने को मिलेगा
संथाल परगना रीजन में। अगर आपको इच्छा है तो इस रीजन पे जाइए और आप वहाँ के लोगों से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। माफ़ी मांगते समय दोषी को एक बड़ी जाति को दावत देनी होती है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया है। अब बिटलाहा लगभग शून्य स्तर पर है, इसमें प्रशासन का हस्तक्षेप भी शुरू हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया है कि ये काफ़ी कठोर सजा है। आप किसी को सोशली बाइकआउट कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी से प्रेम किया था और वो म्यूचुअल हो गए थे एक दूसरे से, तो ये काफ़ी कठोर सजा मानी जाती है। और अभी जो शासन चल रहा है हमारे भारत में, वो संविधान का शासन चलता है डेमोक्रेसी के तहत। तो संविधान में जो कोर्ट है हमारा, उसके अलावे किसी को भी इस तरह की सज़ा देने का अधिकार नहीं है, सामाजिक स्तर पर या किसी भी स्तर पे। आप देखते हैं डायन वगैरह का जो है, ये जो सज़ा है, इस सज़ा को भी अब बंद कर दिया गया है। अगर आप ऐसा सज़ा करते हैं तो आपको 6 महीना की जेल भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें अब गौन हो गई हैं और अब लगभग समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आधे से अधिक लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और आशा करते हैं कि आपका जो सपोर्ट है हमारे चैनल को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये मांझी व्यवस्था थी, कैसे उसका उद्भव हुआ ये आपने जाना, मांझी शासन व्यवस्था। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।